अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान को अदालतों से रिलीफ मिल रहा है, बड़े अदालती फैसले उनके हक में आ रहे हैं और जुमे को सुप्रीम कोर्ट के 13 में से 11 जजेस ने तहरीक इंसाफ को पार्लिमानी पार्टी करार दे दिया। तो दूसरी तरफ हुकूमत ने तहरीक इंसाफ के खिलाफ एक्शन मजीद सख्त करते हुए तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने का ऐलान कर दिया है और साथ ही तहरीक इंसाफ के आम रहनुमाओं पर आर्टिकल 6 लगाने का फैसला भी कर लिया है। इसी तरह इमरान खान इद्दत केस में बरी होने के बावजूद जेल में ही रहेंगे क्योंकि उन्हें दीगर मुकदमात में गिरफ्तार कर लिया गया है। पीटीआई के एक और रहनुमा सनम जावेद जो गुज़िश्ता साल 9 मई के बाद से मुख्तलिफ केसेस में जेल में थी, उन्हें भी अदालत से रिहाई मिलने के बावजूद कल नए केसेस में गिरफ्तार कर लिया गया और फिर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिहा कर दिया। साथ ही पीटीआई शिकायत भी कर रही है कि जुमे को सुप्रीम कोर्ट की जानिब से मखसूस नशिस्तों के फैसले के बाद पीटीआई के अराकीन पर दबाव डाला जा रहा है। उनके असेंबली अराकीन और उनके अहल खाना को अगवा करके उन्हें ब्लैकमेल करने की कोशिश की जा रही है, मगर इसके बावजूद 41 में से 38 अराकीन असेंबली ने पार्टी वाबस्तगी का डिक्लेरेशन जमा करा दिया है। इस पूरी सूरत हाल पर प्रोग्राम में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने पीटीआई पर पाबंदी लगाने के हुकूमती फैसले का ऐलान कर दिया। वफाकी हुकूमत पीटीआई को बैन करने के लिए केस मूव करेगी। तहरीक इंसाफ पे पाबंदी लगाने जा रहे हैं और हम ये समझते हैं कि आईने पाकिस्तान के तहत आर्टिकल 17 है जो पॉलिटिकल पार्टीज को बैन करने के हवाले से इख्तियार देता है वफाकी हुकूमत को, और ये सुप्रीम कोर्ट में मामला भेजा जाएगा। इन तमाम तर चीजों को, फॉरेन फंडिंग के फैसले को देखते हुए, 9 मई के हमलों को देखते हुए, साइफर वाली एपिसोड को देखते हुए और अमेरिका में जो आपने रेजोल्यूशन पास करवाया इसको देखते हुए हम ये समझते हैं कि बहुत क्रेडिबल एविडेंस मौजूद है कि तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाई जाए। हुकूमत तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाना चाहती है, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया जाएगा। इस हवाले से आइन के आर्टिकल 17 का हवाला दिया गया है, जिसके मुताबिक हर शहरी को यूनियंस और एसोसिएशंस बनाने का हक हासिल होगा, मगर यह हक पाकिस्तान की सालमियत या खुद मुख्तारी, अमन आमा और अखलाकियात के मुफाद में कानून के जरिए आयद की गई किसी भी माकूल पाबंदी के ताबे होगा। इसके अलावा हर वो शहरी जो सरकारी मुलाजिम नहीं है उसे सियासी जमात बनाने या उसका रुकन बनने का हक हासिल होगा, मगर यह हक पाकिस्तान की सालमियत या खुद मुख्तारी के मुफाद में कानून के जरिए आयद की गई किसी भी माकूल पाबंदी के ताबे होगा। और इस कानून में करार दिया जाएगा कि जब वफाकी हुकूमत ये डिक्लेयर कर दे कि कोई सियासी जमात इस तरीके से बनाई गई है या ऑपरेट कर रही है जो पाकिस्तान की सालमियत और ख़ुद मुख्तारी के लिए नुकसानदेह है, तो वफाकी हुकूमत ऐसा डिक्लेरेशन जारी करने के बाद 15 दिन के अंदर अंदर इस मामले को सुप्रीम कोर्ट भेजेगी और ऐसे रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला हतमी होगा। जबकि आइन के इसी आर्टिकल के मुताबिक हर सियासी जमात अपने फंड्स के जराए के लिए कानून के मुताबिक जवाबदेह होगी। आइन के इस आर्टिकल में करार दिया गया है कि सियासी जमात बनाने या उसका रुकन बनने के लिए कानून के मुताबिक आयद की गई पाबंदियों का ख्याल रखना होगा, वरना सियासी जमात तहलील हो सकती है। इस हवाले से इलेक्शन एक्ट 2017 में सियासी जमात की तहलील का पूरा कानूनी तरीक़ाकार बयान किया गया है। इलेक्शन एक्ट के आर्टिकल 212 के मुताबिक जब वफाकी हुकूमत इलेक्शन कमीशन के रेफरेंस या किसी दूसरे जराए से मौसूल होने वाली मालूमात की बुनियाद पर मुतमईन हो जाए कि सियासी जमात एक फॉरेन एडेड पार्टी है या ये सियासी जमात इसी तरीके से बनाई गई है या ऑपरेट कर रही है जो पाकिस्तान की सालमियत और ख़ुद मुख्तारी के लिए नुकसानदेह है या दहशत गर्दी में मुलव्वस है, तो हुकूमत सरकारी गैजेट में एक नोटिफिकेशन के ज़रिए इस हवाले से एक डिक्लेरेशन जारी करेगी और फिर उस डिक्लेरेशन के जारी होने के बाद 15 दिन के अंदर हुकूमत इस मामले को सुप्रीम कोर्ट भेजेगी, जहाँ अगर सुप्रीम कोर्ट मज़कूरा डिक्लेरेशन को बरकरार रखती है तो सियासी जमात फौरी तौर पर तहलील हो जाएगी। इसी आर्टिकल में मज़ीद वजाहत की गई है कि फ़ॉरेन एडेड पोलिटिकल पार्टी किसे कहते हैं। आर्टिकल के मुताबिक ऐसी सियासी जमात फॉरेन एडेड पॉलिटिकल पार्टी कहलाएगी जो किसी गैर मुल्की हुकूमत या गैर मुल्की सियासी जमात के कहने पर बनाई गई हो या ऑर्गेनाइज की गई हो या किसी गैर मुल्की हुकूमत या गैर मुल्की सियासी जमात से मुंसलिक हो, या फिर ये जमात गैर मुल्की हुकूमत या सियासी जमात से किसी भी तरह का माली या दीगर ताउन हासिल करती हो या उसके फंड्स का कोई हिस्सा गैर मुल्की अफराद से हासिल किया गया हो। इसके बाद इलेक्शन एक्ट 2017 के अगले आर्टिकल यानी आर्टिकल 213 में मजीद बताया गया है कि सियासी जमात के तहलील होने पर क्या असरात होंगे। आर्टिकल के मुताबिक जब कोई सियासी जमात आर्टिकल 212 के तहत तहलील हो जाती है तो उस जमात के अराकीन पार्लियामेंट, सूबाई असम्बली के अराकीन और बल्दियाती हुकूमतों के अराकीन को बकिया मुद्दत के लिए नाअहल करार दिया जाएगा। अब अहम बात यह है कि हुकूमत ने फॉरेन फंडिंग की बात की है। इस हवाले से 2 अगस्त 2022 को इलेक्शन कमीशन ने फैसला जारी किया था, जिसके मुताबिक कमीशन इस बात से मुतमईन है कि जो इमदाद और चंदा तहरीक इंसाफ ने हासिल किया है वो ममनुआ ज़राए से हासिल किया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने 2008 से 2013 तक जो फॉर्म और दस्तखतशुदा सर्टिफिकेट जमा कराया है वो इन अकाउंटिंग मालूमात से मुताबिकत नहीं रखता जो स्टेट बैंक के जरिए मुख्तलिफ बैंकों से हासिल की गई हैं। इमरान खान ने 5 साल तक
जो चीज़ें जमा कराई हैं वो मजमूई तौर पर गलत हैं। इस कमीशन के सामने जांच पड़ताल और समाअत के दौरान भी तहरीक इंसाफ ने अपने फंड से मुताल्लिक ज़राए को मुकम्मल तौर पर ज़ाहिर होने से छुपाया और रोके रखा। इसलिए कमीशन मौजूदा रिकॉर्ड्स की रोशनी में यह करार देता है कि यह केस आर्टिकल 17 की शिक 3 और पॉलिटिकल पार्टी ऑर्डर के आर्टिकल 6 की शिक 3 और आर्टिकल 2 की झेली शिक सी के ज़मरे में आता है। इसलिए कमीशन हिदायत जारी करता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पॉलिटिकल पार्टी रूल्स के तहत नोटिस जारी किया जाए और पूछा जाए कि इन ममनुआ फंड्स को क्यों जब्त न किया जाए। इलेक्शन कमीशन ये हिदायत भी करता है कि इस फैसले की रोशनी में कोई भी कार्रवाई जो कानून के मुताबिक हो उसका आगाज़ किया जाए, जिसमें इस केस को वफाकी हुकूमत को भेजना भी शामिल है। अब इस फैसले को आए 2 साल हो चुके हैं। इसके अलावा वज़ीर इत्तलात ने साइफर के मामले की बात की, मगर उस केस को इस्लामाबाद हाई कोर्ट कलअदम करार दे चुकी है। वज़ीर इत्तलात तारड़ ने आज वज़ीर आज़म इमरान खान, साबिक सदर आरिफ अलवी और साबिक डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी पर आर्टिकल 6 लगाने का भी ऐलान किया। हुकूमत ने यह फैसला किया है कि तब के सदर आरिफ अलवी, तब के वज़ीर आज़म इमरान नियाजी और तब के डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी के खिलाफ रेफरेंस मूव किया जाए और ये आर्टिकल 6 का रेफरेंस जो है ये भी काबीना से मंजूरी के बाद सुप्रीम कोर्ट को भिजवाया जाएगा। वाज़ेह रहे कि मार्च 2022 में उस वक्त की अपोजिशन यानी PDM जमातों की जानिब से PTI हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम-ए-एतमाद सामने आने के बाद उनका पार्लियामान में सामना करने के बजाय इमरान खान PDM और इस्टेब्लिशमेंट को धमकियाँ देते रहे। जल्द से मैं तहरीक अदम-ए-एतमाद को अमरीकी साजिश कहकर साइफर लहरा दिया और उसी बुनियाद पर उस वक्त के डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी ने अपोजिशन की तहरीक अदम-ए-एतमाद को मुस्तरद करने की रूलिंग दे दी और उसके फ़ौरन बाद उस वक्त के सदर आरिफ अलवी ने वज़ीर आज़म इमरान खान की सिफारिश पर कौमी असम्बली ही तहलील कर दी थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने भी मुत्तफ़िका तौर पर उनके खिलाफ फैसला सुनाते हुए कासिम सूरी की रूलिंग और सदर आरिफ अलवी की असम्बली तहलील करने के फैसले को गैर आईनी करार दिया था। इस मामले पर उस वक्त के चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल की सरबराही में बने 5 रुकनी बेंच, जिसमें जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मजहर आलम मियाँ खेल, जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस जमाल मंदू खेल शामिल थे। उस बेंच ने मुत्तफ़िका तौर पर फैसला दिया था और 14 जुलाई 2022 को इस केस का तफसीली फैसला जारी हुआ था, जिसमें लिखा था कि हम पहले ही यह करार दे चुके हैं कि डिप्टी स्पीकर, वज़ीर आज़म और सदर के मुश्तरका इक़दामात ने पब्लिक एट लार्ज को बगैर किसी मुंतखब पार्लियामेंट और बगैर एग्जीक्यूटिव की हालत में छोड़ दिया और ये दोनों रियासत के 2 अहम तरीन आइनी सुतून हैं। इसलिए पाकिस्तानी अवाम का यह हक कि उनकी हुक्मरानी एक आइनी पार्लिमानी हुकूमत करे, उसकी नफ़ी की गई। इस हक से उन्हें महरूम किया गया। नए वज़ीर आज़म के इंतखाब के लिए आइनी अमल की पैरवी के बजाय वज़ीर आज़म और डिप्टी स्पीकर ने बादियुन नज़र में गैर आइनी तौर पर असम्बलियाँ तहलील करके अवाम को गैर कानूनी तौर पर इलेक्शन के लिए मजबूर किया और इस तरह मुल्क में एक आइनी बहरान पैदा कर दिया गया। गवर्नेंस में जो सियासी खला पैदा हुआ और जिससे गैर यकीनी की कैफियत ने जन्म लिया, उससे पाकिस्तान का हर शहरी मुतासिर हुआ। हमारी राय में इन हालात में डिप्टी स्पीकर की रूलिंग और उसके बाद वज़ीर आज़म और सदर की जानिब से लिए जाने वाले इक़दामात ने बादियुन नज़र में अपोजिशन जमातों और अवाम के बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी की। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी और आर्टिकल 6 से मुतालिक वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर PTI का सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया है। PTI के रहनुमाओं का कहना है कि कानून में ऐसी कोई गुंजाइश ही नहीं है और कानून की खिलाफ वर्जी करना गद्दारी नहीं बन जाता, जबकि उनका यह भी कहना है कि ये शिकस्त खा चुके हैं, ज़हनी तौर पर भी हार चुके हैं। हम तैयार हैं, पार्लियामेंट में भी मुकाबला करेंगे, अभी हमारे नंबर्स भी पूरे हो गए हैं, मुशावरत करेंगे कि उनके खिलाफ अदम एतमाद लाना है या नहीं। जहाँ तक उनका ये कहना है कि PTI के खिलाफ पाबंदी लगाएंगे, मेरा ख्याल है वो कोई और ही दुनिया में रह रहे हैं, कानून की दुनिया से बाहर बात कर रहे हैं। वो कानून में इसकी कोई गुंजाइश नहीं, ना वो हुकूमत कोई ऐसा पाबंदी लगा सकती है। अगर वो ऐसी हरकत करेंगे तो अदालतें भी मौजूद हैं, हम भी मौजूद हैं, 1 सेकंड के लिए ऐसा कोई फैसला इम्प्लीमेंट नहीं होने देंगे। हम कानून की खिलाफ वर्जी करना सिंपली गद्दारी नहीं बन जाता। हम तैयार है सब कुछ के लिए, हम इंशाल्लाह पार्लियामेंट भी मुकाबला करेंगे और अभी तो हमारे नंबर भी बन गए हैं। अभी तो देखेंगे, हम मशावरत करेंगे कि हमें इनके खिलाफ कोई अदम एतमाद भी लाना है कि नहीं लाना है, लेकिन वो भी इस पे भी हम मशावरत करेंगे, कोर्ट का मुकाबला करेंगे। आप अदम एतमाद की बात कर रहे हैं, वो तो मुकम्मल बैन की तरफ जा रहे हैं। देखिए उनके पास जितने ऑप्शन है उससे आगे जाए, आए ना कोर्ट में आएंगे, मुकाबला करेंगे। और तो कोई तरीका कारगर साबित नहीं हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रोकने का, तो उस पर ये पाबंदी लगाई। ये कोशिश भी करके देख लें, इनका आखिरी बार है, बैन कर दे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, करके कोशिश करके देख लें। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी अब वक्त आ गया है कि वो अपने आप को साबित करे कि वो भुट्टो की पार्टी है। उन्होंने जो साथ दिया हुआ है इस एक कठपुतली हुकूमत का, एक माइनॉरिटी की हुकूमत का, वो इतने बड़े बड़े फैसले वो कर नहीं सकते क्योंकि अवाम उनके साथ नहीं है। जबकि हुकूमत की जानिब से PTI पर पाबंदी लगाने के ऐलान पर हुकूमत की सबसे बड़ी इत्तेहादी पीपल्स पार्टी का ऑफिशियल मौक़िफ़ अब तक सामने नहीं आया और हमने मुतादिद रहनुमाओं को प्रोग्राम में बुलाया मगर कोई नहीं आया। लेकिन पार्टी के सीनियर रहनुमा खुर्शीद शाह का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि हमें एतमाद में नहीं लिया गया। हमने भी ये बात सुनी है, अब देखें अदालत क्या फैसला करती है। खुर्शीद शाह ने मजीद कहा
कि हमें सियासत करनी चाहिए, इन चीज़ों से मसले हल नहीं होंगे, पीपल्स पार्टी की पॉलिसी आ जाए तो मैं फिर ही बात कर सकूंगा, पार्टी की तरफ से अभी कोई डायरेक्शन नहीं है। जबकि पीपल्स पार्टी के ही रहनुमा और सूबाई वजीर शर्जील मेमन ने एक्स पर लिखा है कि आज जो कुछ भी हुआ है वो तहरीक इंसाफ की लीडरशिप और उसकी इंतहा पसंदाना पॉलिसीज़ की वजह से हुआ है। इमरान खान इस सूरत हाल के जिम्मेदार हैं। इसके अलावा हुकूमत की एक और इत्तेहादी MQM ने मौक़िफ़ दिया है कि MQM पाकिस्तान मुल्क की सियासी सूरत हाल पर गहरे खदशात का इज़हार करती है और समझती है कि PTI की गैर जिम्मेदाराना, गैर जमहूरी, सख्त गिर, रियासत मुखालिफ पॉलिसीज़ और रवैया आज सामने आने वाले मामलात के लिए ज़िम्मेदार हैं। ये मामलात है। हमारे साथ वफाकी वज़ीर इत्तलात तारड़ साहब मौजूद हैं, जिन्होंने आज ऐलान किया। हम PTI का मौक़िफ़ भी मालूम करेंगे। पहले तारड़ साहब बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। आप ही ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आप ही ने तमाम बड़े ऐलानात किए, मगर सवाल उठ रहा है कि जुम्मे के दिन 11 जजेस ये फैसला देते हैं कि तहरीक इंसाफ को बतौर पार्लिमानी जमात कबूल किया जाए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन सिंबल के हिसाब का जो मामला था उस हवाले से सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को गलत इंटरप्रेट किया और तहरीक इंसाफ को महरूम किया। उसके 3 दिन बाद पहला वर्किंग डे आज हुकूमत फैसला करती है कि तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगानी है। ये आपने क्या सुप्रीम कोर्ट के जजेस को जवाब दिया? नहीं, देखिए, सुप्रीम कोर्ट के एहतराम में हमने रिव्यू फाइल आज कर दिया है उसी ऑर्डर के खिलाफ, उस इंटरिम ऑर्डर के खिलाफ जो आया था, जो शॉर्ट ऑर्डर आया था, और मैंने बतौर डिप्टी सेक्रेटरी जनरल अपनी जमात के वकालतनामे पे साइन किए हैं और हमारा रिव्यू दाखिल हो गया है। हम ये समझते हैं और ये हमारा राइट है रिव्यू दायर करने का कि सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले में कानूनी सुकम मौजूद है, लीगल शॉर्ट कमिंग्स हैं, उसमें आइन और कानून को पूरी तरह इंटरप्रेट ना किया गया है, ना सही तरीके से चीज़ों को देखा गया है। एक सियासी जमात को जो फ़ायदा मिला है और जो तासुर है कि क्लॉक को वापस टर्न करके उनको एक मकाम पे लाके खड़ा कर दिया गया है और ऐसा रिलीफ दिया गया है जो शायद उन्होंने मांगा भी नहीं था और जिसका दरख्वास्त में जिक्र नहीं था। उनके 80 MNAs और सो उन्होंने असेंबली में ये कागज़ जमा कराए कि हम SIC के मेंबर हैं, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मेंबर हैं, तहरीक इंसाफ पार्टी नहीं है, 80 मेंबर्स का एफिडेविट मौजूद नहीं है, वो अदालत के सामने मौजूद नहीं है। तो हमारे जो मेंबरान थे रिजर्व सीट्स पे माइनॉरिटीज़ की खवातीन जो थी, उन्होंने ये बेहतर समझा कि इसका रिव्यू फाइल किया जाए। तो पार्टी से मशावरत के बाद उस फैसले को हमने चैलेंज किया है और रिव्यू दायर किया है और हम समझते हैं कि ये एक नाइंसाफ़ी हुई है जिसका तदारक ज़रूरी है और ये अब कोर्ट की मर्जी है, मगर हम उसमें कानूनी जो सुकम है उसको पॉइंट आउट करेंगे, लीगल शॉर्ट कमिंग्स को आइडेंटिफाई करेंगे और ये बात कोर्ट के सामने रखेंगे कि ये इतना रिलीफ मुमकिन नहीं था जितना दिया गया है। डॉक्टर साहब, मगर अब ज़ाहिर ये अब अदालत में आपने रिव्यू फाइल किया और 13 में से 11 जजिस का हालांकि ये फैसला था। जब आप ये कहते हैं कि तहरीक इंसाफ तो थी भी नहीं वहाँ पर, मगर चीफ जस्टिस काजी फ़ाइसा समेत मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह, मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस याया आफरीदी, मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस मुनीब अख्तर, उन सबका यही फैसला है कि उनको बतौर पार्टी रिकॉग्नाइज़ किया जाए। इंटरप्रिटेशन गलत की थी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, बट पूरे वीकेंड पर शदीद तनकीद आपकी जमात की तरफ से की गई है जजेस पर। पंजाब हुकूमत की इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने तनकीद की, आपके मुख्तलिफ रहनुमाओं ने जजेस पर बहुत तनकीद की, जजमेंट पर ही नहीं की, जजेस पर भी तनकीद की। और अब आप उसी सुप्रीम कोर्ट से ये उम्मीद लिए हुए हैं कि वो रिव्यू में इसको ओवरटर्न भी करेगी, आपको रिलीफ देगी, प्लस जब ज़ाहिर किसी भी पार्टी पर पाबंदी का मामला आएगा तो वो भी सुप्रीम कोर्ट ही में भेज सकती है फेडरल कैबिनेट। जो आपने आज फैसला कर लिया है कि फेडरल कैबिनेट भेजेगी तो वहाँ पर भी सुप्रीम कोर्ट ही है। आप जजेस पर इतनी शदीद तनकीद के बाद तवक्को कर रहे हैं कि आपको रिलीफ मिलेगा? देखिए, एक तो हमने फैसले पे तनकीद की और ये हमारा राइट था कि उसकी लीगल शॉर्ट कमिंग्स को और जो तासुर कायम हुआ है उस हवाले से ज़रूर बलकुशाई की जाए, उस पर कमेंट किया जाए, मगर मैं ये समझता हूँ कि इसका कतन ये मतलब नहीं है कि हमारे बाकी मामलात को मेरिट पे नहीं देखा जाएगा। अब मुझे ये बताइए कि ये कहना कि किसी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में कि वो एक रियलिटी है, ऑनरेबल लॉर्डशिप्स के पास कौन सा ऐसा पैमाना मौजूद है जिसके मुताबिक वो पॉलिटिकल पार्टीज को जांचते हैं कि कौन रियलिटी है कौन नहीं है? वो जो स्केल्स ऑफ जस्टिस होते हैं वो जिस खातून के हाथ में होते हैं वो ब्लाइंड फोल्डेड होती है और इसी वजह से होती है कि वो जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, जो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस है उससे बिल्कुल पाक होती है। तो ये कहाँ से जांच लिया गया कि जी पॉलिटिकल रियलिटी को हम रिकॉग्नाइज कर रहे हैं और इसलिए ये फैसला देने जा रहे हैं? इसलिए देखिए मैं ये जो आपका पाबंदी वाला मामला उसके मेरिट्स पर आता हूँ, मगर जब आप ये कह रहे हैं कि कैसे जांच लिया गया और पट्टी होती है तो ज़ाहिर आप जजिस पर सवाल उठा रहे हैं। उसमें मसला ये है कि इसलिए जांच लिया गया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट के जो बैट का सिंबल था, बल्ले का निशान, उसके की गलत इंटरप्रिटेशन की और कहा कि बतौर पार्टी ही एग्जिस्ट नहीं करती तहरीक इंसाफ, जिसके जवाब में उन्होंने कहा कि नहीं वो एग्जिस्ट करती है, रियलिटी है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने गलत इंटरप्रिटेशन की। जब आप ये बात करते हैं और बाइसनेस का जजिस पर इल्ज़ाम लगाते हैं या फिर आपके दीगर रहनुमा
लगाते हैं तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का ट्रैक रिकॉर्ड आपको पता है, वो ऐसे जज नहीं है जो आज आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी जिक्र कर रहे थे कि जजेस बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया को सीरियस लेते हैं। उन पर बहुत तनकीद हुई तहरीक इंसाफ के ज़माने में, उसके बावजूद उन्होंने वो फैसले दिए जो बहुत अनपॉपुलर फैसले थे। उन पर जस्टिस अतर मिनल्लाह पर वो एक गाड़ी की तस्वीर निकालकर उनकी ट्रोलिंग तक की गई, मगर वो अपने फैसले देते रहे। जैसे काजी फैसल साहब के मामले में बहुत शदीद किस्म की ट्रोलिंग कैंपेन तहरीक इंसाफ ने लॉन्च की, मगर वो अपने फैसले देते रहे। जैसे अतर मिनल्लाह देते रहे, जैसे मंदू खेल साहब देते रहे। ये वो जजेस नहीं हैं जो जिनके किरदार पर आप इस तरीके से सवाल उठाएं। देखिए, मैंने ना तो किसी का नाम लिया, ना मैं नाम लूंगा, और ना किसी को सिंगल आउट करूंगा, ना किसी को पॉइंट आउट करूंगा। हमें जजेस का बहुत एहतराम है, मगर हमारे कानों तक भी ये बातें पहुंचती हैं। और इन्हीं में से बहुत पुरानी बात है, एक साहब ने ये कहा बहुत सारे लोगों की मौजूदगी में कि मेरा लिंक जोड़ा जाता है, सोशल मीडिया कैंपेन चलाई जाती है, मैं किधर जाऊं, मैं किससे बात करूं, मैं नाम लिए बगैर आपको कह रहा हूं। तो बात यह है कि प्रेशर हमने लेते हुए भी देखा है और इन चीजों का इन्फ्लुएंस होते हुए भी देखा है। ये रियलिटी है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। मगर मैं किसी को सिंगल आउट नहीं करूंगा, किसी का नाम नहीं लूंगा, मगर ये इस बात को तस्लीम करना होगा कि इन चीजों का प्रेशर होता है। इसके बावजूद देखिए, ये तहरीक इंसाफ की पार्टी के मेंबरान ने किसी फोरम पे इस बल्ले वाले मामले को एजिटेट किया हो या असेंबली में ही कहा हो कि आप तहरीक इंसाफ की जमात बनाएं, ये उनकी चॉइस थी कि उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ज्वाइन की, जो जिनका वजूद ही नहीं है असेंबली के अंदर, जिसने इलेक्शन ही कंटेस्ट नहीं किया। और एक और बात लोग कर रहे हैं कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मैनिफेस्टो में ये लिखा है कि कोई भी माइनॉरिटी का मेंबर जो है वो उनकी पार्टी का रुकन नहीं बन सकता। अब अगर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को सीटें देते तो माइनॉरिटी सीटें कैंसिल हो जाती। ये भी मैंने एक वकील साहब को कहते हुए सुना है। मगर ये वाला नुक्ता सुप्रीम कोर्ट में एजिटेट किया गया था, जिसके जवाब में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील ने बताया था कि ये मसला तो जेयूआई का भी है, उनके कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये है, मगर उसके बावजूद उन्हें मिनॉरिटीज की सीट दे दी गई। और 22 सीटों का मसला था, जिसमें से 3 मिनॉरिटीज की थी, बाकी 19 तो खवातीन ही की थी। तो ज्यादा बड़ा मसला खवातीन की सीटों का ही था। वो मुनासिब बात है, मगर जो जेयूआईएफ है उसने रुकनीत भी दी है, उसने माइनॉरिटी विंग भी कायम किया है, उनके माइनॉरिटी के मेंबर्स भी मौजूद हैं। इनके पास तो माइनॉरिटीज की इनरोलमेंट ही नहीं है, ना मेंबर्स है, ना माइनॉरिटी विंग है, जिस तरह हर पार्टी का होता है। तो वो इनको सीटों का लॉस तो इन एनी केस होना था। मगर हैविंग सेड दैट, एक ऐसा रिलीफ जिसके अंदर बिन मांगे कुछ दिया गया हो, तहरीक इंसाफ की पिटीशन होती, कोई सीएमए फाइल कर देते, रिलीफ मांग लेते, वो मिल जाता। मगर एक ही एप्लीकेशन में जो लोग कह रहे हैं वन स्टॉप शॉप सोल्यूशन जो है वो समझ से बाहर है। क्या वो आइन के मुताबिक है? क्या इलेक्शन एक्ट 2017 के मुताबिक है? क्या इंट्रा पार्टी इलेक्शन अब कोई पार्टी ना कराए और उसके बाद उसको एजिटेट भी ना करे, उसके मेंबर्स पार्टी रुकनीत भी ना लिखें और उसके बाद उनको पार्टी में खड़ा कर दिया जाए? तो ये किस किस्म का इंसाफ है और कहाँ का इंसाफ है? मतलब इंट्रा पार्टी इलेक्शन ना कराने की सजा उन्हें मिली, वो भी एक सख्त फैसला था और जाहिर उस फैसले पर भी तनकीद होती है कि उनसे सिंपल ले लिया गया। बट नाउ अब आगे जो आप करने जा रहे हैं उस पर बात करते हैं वन बाय वन। जो आपने मुख्तलिफ कोई 5 चीज़ें बताई हैं, एक साइफर का आपने बताया कि जो साइफर है उसको इमरान खान साहब ने यूज़ किया, उनकी ऑडियो मौजूद है, ये सारे मामलात मौजूद हैं। अब साइफर को लेके लोअर कोर्ट ने फैसला दिया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसे कलअदम करार दे दिया और कलअदम करार दिया। उस बेंच में शामिल चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने, जिन पर तहरीक इंसाफ बहुत ज़्यादा अपने खिलाफ जानिबदारी का इल्ज़ाम लगाती है, उनसे कहती है कि हमारे बेंच से आप अलहदा हो जाएं, हमारे जो मुकदमात हैं। तो आप सुप्रीम कोर्ट को कैसे कहेंगे कि साइफर के जो मुकदमा है उसमें तहरीक इंसाफ को कलअदम करार दे दे, जब उसका फैसला ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कलअदम करार दे दिया? साइफर के केस के अंदर पूरी दुनिया ने देखा कि एक शख्स ने कहा कि हमने इसके साथ खेलना है मुल्क का नाम लिए बगैर। उसके बाद पूरी दुनिया के सामने वो साइफर लहराया गया और ये कहा गया कि इसमें लिखा है कि हम आपकी हुकूमत गिराने लगे हैं। साइफर के ऑथर है असद मजीद साहब, जो उस वक्त हमारे एम्बेसडर थे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, बाद में फॉरेन सेक्रेटरी बने। उस डॉक्यूमेंट के ऑथर ने कहा कि कोई कंस्पिरेसी नहीं है, कोई थ्रेट नहीं था और इस तरह के साइफर आते रहते हैं। उसके बावजूद पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को नुकसान पहुंचाया गया। मेरा तो ख्याल इसका रीट्रायल होना चाहिए। और जो जब आप कहते हैं कि रीट्रायल होना चाहिए, देखिए ना, अब आप सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट से कहेंगे कि सारे काम हुए, तो सुप्रीम कोर्ट का आगे से जवाब ये होगा कि हाँ जी हुए होंगे, मगर जब ट्रायल कोर्ट ने फैसला दिया तो उसे हाई कोर्ट ने कलअदम करार दे दिया। जब आप रीट्रायल की बात करते हैं तो आप खुद ये बात एक्सेप्ट करते हैं कि जो ट्रायल था वो असल में मिस ट्रायल था। इमरान खान साहब को जल्दी जल्दी सजाएं सुनानी थी इलेक्शन से पहले, इसलिए साइफर का मुकदमा, जिसमें बहुत
कानूनदानों की राय थी कि इसमें वजन पाया जाता है, उस वजन को ही खाली कर दिया गया और इमरान खान साहब, और आपने देखा कि हाई कोर्ट से वो कलअदम हो गया। तो आप किस बुनियाद पर फिर तहरीक इंसाफ पर पाबंदी का मुतालबा करेंगे साइफर को बुनियाद बनाकर? देखिए, मेन बुनियाद तो इसकी फॉरेन फंडिंग का केस है, जो फील्ड में है, जो साबित शुदा है, जो चैलेंज नहीं हुआ, जो स्ट्राइक डाउन नहीं हुआ, बाकी एंसेलरी चीजें हैं। और जिस तरह तहरीक इंसाफ को दोबारा बहाल किया गया है और जिस तरह उनके मेंबर्स को क्लॉक टर्न बैक करके दोबारा मैं कहूंगा एक पार्टी की रुकनियत दी गई है, तो क्या हम इस्तदा नहीं कर सकते सुप्रीम कोर्ट के सामने? तो हम भी बिल्कुल उम्मीद रखते हैं कि हम अगर एक इस्तदा करेंगे तो तमाम सियासी जमातों को बराबर ट्रीट किया जाएगा। अगर कोई ये इस्तदा लेके जाता है और साइफर के हवाले से बात करता है, तो सुप्रीम कोर्ट ने जिस इख्तियार के तहत उनको ये सीटें दी हैं, उस इख्तियार के तहत साइफर में भी कोई कमेंट पास कर दें, क्यों नहीं कर सकते? तो मैं ये समझता हूं कि साइफर का केस जो लीगली स्ट्रॉन्ग केस था, जिसको बिल्कुल स्ट्राइक डाउन किया गया है, और उसमें डिलेइंग टैक्टिक्स थे, फॉरेन फंडिंग को 6 साल लगे डिसाइड होने में। अब जिस फॉरेन फंडिंग को 6 साल लगे, मुतअद्दिद स्टे ऑर्डर्स मौजूद थे, ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए गए। अब साइफर में क्या किया जाता? एविडेंस रिकॉर्ड की जा रही थी, इनके वकील नहीं आ रहे थे। तो मैं ये समझता हूँ साइफर का केस आज भी स्ट्रॉन्ग केस है। इन्होंने फॉरेन पॉलिसी के साथ खेला है, ऑफिशियल सीक्रेट मगर आप कह रहे हैं कि बुनियाद तो बता, सुप्रीम कोर्ट जब हाई कोर्ट से कलअदम हो गया तो आप सुप्रीम कोर्ट से उस बुनियाद पर तहरीक इंसाफ को तो नहीं कलअदम करार पाएंगे ना। और जब आप दूसरा कह रहे हैं कि फॉरेन फंडिंग वाला केस, जिसको तहरीक इंसाफ ज़ाहिर ममनुआ फंडिंग वाला केस कहती है, 2 अगस्त 2022 को इलेक्शन कमीशन की तरफ से उसमें फैसला आया। जब आप कहते हैं 6 साल तहरीक इंसाफ ने ज़ाया कराए, बिल्कुल उनकी तरफ से बहुत ज़्यादा डिलेइंग टैक्टिक्स थी, मगर 2 साल तो हो गए अब इस मुकदमे का फैसला आए हुए, और इलेक्शन कमीशन ने इसमें करार दिया कि तहरीक इंसाफ ने 34 फॉरेन नेशनल से और 351 फॉरेन बेस्ड कंपनी से फंडिंग ली। फिर इलेक्शन कमीशन ने यह कहा कि इलेक्शन कमीशन ने हिदायत करता है कि इस फैसले की रोशनी में कोई भी कार्रवाई कानून के मुताबिक हो, इसका आगाज़ किया जाए, जिसमें इस केस को वफाकी हुकूमत को भेजना भी शामिल है। अब इलेक्शन कमीशन ने वफाकी हुकूमत को नहीं भेजा, जो आपकी हुकूमत थी, आप लोगों ने कुछ नहीं किया, तो अब 2 साल बाद आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, कहेंगे कि वो जो 2 साल पहले फैसला आया था उसकी रोशनी में उस पार्टी को जिसने इलेक्शन भी लड़ लिया और आपने उसके हक में फैसला भी दिया कि वो एक पॉलिटिकल रियलिटी है, अब उसे कलअदम करार दे दें। देखिए, आर्टिकल 17(2) कॉन्स्टिट्यूशन का बिल्कुल इजाजत देता है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को अगर एविडेंस मौजूद है तो हम उसको कलअदम करार दे के उस बेस पे सुप्रीम कोर्ट में इसका रेफरेंस मूव कर सकते हैं। आर्टिकल 17(2) के अंदर सिर्फ एक शिक है जो कहती है कि 15 दिन के अंदर अंदर सुप्रीम कोर्ट को भेजना होगा। उसके अलावा कोई टाइम बार नहीं है, कोई टाइम लिमिट नहीं है। और अगर हम बुर्दबारी का मुजाहरा कर रहे थे, तहम्मुल मिजाजी का मुजाहरा कर रहे थे, अफाम और तफहीम से इनको साथ लेकर चलना चाहते थे और इनको ये काबिल कबूल नहीं था और हमारी खामोशी को हमारी कमजोरी समझा गया, तो हम समझते हैं कि वक्त ठीक है और हमें ये तमाम इक़दाम उठाने चाहिए, जिसमें फॉरेन फंडिंग का केस है, जिसमें 9 मई का केस है, जिसमें IMF की डील को साबोटाज करना है, जिसमें साइफर का केस है, जिसमें US की रेजोल्यूशन शामिल है, जिसमें इन्होंने तमाम जो इक़दाम किए हैं वो सारे शामिल है। तो हम समझते हैं कि हमारा केस बहुत स्ट्रांग है और काबीना इसका थ्रेड बेयर एनालिसिस करेगी। मतलब आप जब US की रेजोल्यूशन आप कहते हैं, US के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में 368 की अक्सरियत से, सिर्फ 7 वोट खिलाफ आए, 368 की अक्सरियत से ये रेजोल्यूशन पास की है। आप कह रहे हैं ये केस बड़ा स्ट्रांग है, आप तो असल में ये कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ बड़ी स्ट्रांग है कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जो कि अमेरिका के हैं उन्होंने इतना इन्फ्लुएंस कर दिया। आप सुप्रीम कोर्ट में ये बात बताएंगे और सुप्रीम कोर्ट मान जाएगी कि तहरीक इंसाफ इतनी स्ट्रांग है कि पहले वो इल्ज़ाम भी लगा रही थी कि हमारी हुकूमत अमेरिका ने गिराई है, ये अपनी 2 नंबरी तहरीक इंसाफ की है, मगर आप ये साबित करने में कामयाब हो जाएंगे कि उन्होंने ये कराया और मुल्क के खिलाफ साजिश की है कराकर अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। वो मैं पब्लिक करूंगा, आपसे भी शेयर करूंगा। जो इन्होंने लॉबिस्ट फर्म हायर की है बाहर करोड़ों डॉलर देके, ये आज की बात नहीं है कि ये रातों रात रेजोल्यूशन पास हो गई। तहरीक इंसाफ ने इलीगल मींस के थ्रू, और वो मनी ट्रेल मौजूद नहीं है जिसके थ्रू लॉबिस्ट फर्म हायर की, पैसे ट्रांसफर किए और वहां पे हाउस ऑफ रेप्स के मेंबर्स के चेंबर्स के अंदर लोगों को भेजा। वो तमाम दस्तावेजात जो हैं मैंने काफी 3-4 महीने लगा के उस पर काफी मेहनत की है, तो वो भी वक्त आने पे हम पब्लिक करेंगे, काबीना के सामने भी रखेंगे कि ये वो दस्तावेजात हैं जिनकी बुनियाद पे हम ये कहते हैं कि एक लॉबिंग की गई, पाकिस्तान की सॉवरेनिटी को अंडरमाइन करने के लिए। पहले नारा लगाया हम कोई गुलाम है और अमेरिकी साजिश नामंजूर, फिर उन्हीं अमेरिकनों के पास डॉलर लगा के लॉबिस्ट फर्म हायर करके एक रेजोल्यूशन पास करवाया गया। या ये गलत था या पिछला बयानिया गलत था,
साइफर और ये रेजोल्यूशन दोनों साथ साथ नहीं चल सकते, इनमें से एक चीज गलत है, इनको मानना पड़ेगा और हमारे पास सबूत हैं जो हम पब्लिक साहब सबसे ज्यादा स्ट्रांग लॉबी जो कि इमरान खान साहब ने खुद भी कहा इसराइल की है। इसराइल का भी इतनी स्ट्रांग रेजोल्यूशन अपने हक में नहीं मंजूर करा पाया, तहरीक इंसाफ ने करा ली। वो तहरीक इंसाफ जो अमेरिका पे इल्जाम लगा रही है हमारी हुकूमत गिराई थी उन्होंने। जी बिल्कुल, उन्होंने जो लॉबिस्ट फर्म हायर की है और जो पैसे खर्चे हैं और जिस तरीके से वहाँ जो ओवरसीज पाकिस्तानीज का एक चैप्टर है जो उनके साथ एसोसिएटेड है, तो ये तकरीबन पिछले 9-10 माह की उनकी काविश है और उन्होंने ये काम कराया। हमारे पास इसके सबूत मौजूद हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि जंगी जराइम की ऑब्वियसली हर हाउस ऑफ रेप्स का मेंबर तो सपोर्ट नहीं कर सकता, मगर ये जो एक मौका ढूंढते हैं, हमेशा कुछ उनके एक माइंडसेट के लोग मौजूद होते हैं। हालांकि स्टेट डिपार्टमेंट ने हमेशा कहा है कि पाकिस्तान की सॉवरेनिटी की हम रिस्पेक्ट करते हैं और उनकी गवर्नमेंट ने हमेशा पाकिस्तान को इज्जत दी है, मगर हाउस ऑफ रेप्स में ऐसे लोग मौजूद हैं जो शायद पाकिस्तान को इज्जत नहीं देना चाहते और इसीलिए हमारे हाउस ने उनके हाउस के मामले को कंडेम करते हुए रेजोल्यूशन पास किया था। और आप ये ऐसे सबूत हैं जो सुप्रीम कोर्ट को कन्विंस कर पाएंगे कि ये पाकिस्तान के खिलाफ साजिश थी, इसलिए तरीके से पर पाबंदी लगाएं। जी सुप्रीम कोर्ट के सामने भी रखेंगे और मीडिया के सामने भी ये सबूत रखेंगे कि जो फॉरेन फंडिंग की गई है वो कैसे की गई है। अभी उलट फॉरेन फंडिंग है, रिवर्स ऑर्डर में, कि यहां से आप डॉलर भेज रहे हैं लॉबिस्ट फर्म्स को हायर करने के लिए। किसी भी सियासी जमात के पास इतना रिसोर्स कैसे आता है, उसकी मनी ट्रेल कहां पे है, वो एक अलग चैप्टर है, वो भी आपके सामने रखा जाएगा। साहब और दूसरा फिर आप कह रहे हैं कि जो तरीन साहब की ऑडियो है, शौकत तरीन साहब की और झगड़ा साहब की जो ऑडियो थी, अब वो भी 29 अगस्त 2022 की है कि जी वो IMF का प्रोग्राम डीरेल करना चाहते थे। एक फिर इमरान खान साहब का ख़त है, ख़त में तो ज़ाहिर है वो IMF से मुतालबा कर रहे हैं कि फंडिंग के लिए आप जो बुनियादी शराइत हैं, आपका जो चार्टर है उसकी पासदारी करें, पाकिस्तान को पाबंद करें, 30% कॉन्स्टिट्यूंसीज की वो जो है वो इंडिपेंडेंट ऑडिट कराए। मगर जो ऑडियो है अब इसको भी 2 साल हो गए, अब आप जाएंगे और उसके बाद तो ज़ाहिर IMF का प्रोग्राम बहाल हो गया था, एक और स्टाफ लेवल एग्रीमेंट आप अब कर चुके हैं इमरान खान साहब के ख़त के बाद भी, तो आप सुप्रीम कोर्ट को कैसे कन्विंस करेंगे कि इस बुनियाद पर पाबंदी लगा दें तहरीक इंसाफ पर? देखिए, हम ये समझते हैं, जैसे मैंने पहले कहा कि हमने अगर तहम्मुल मिजाजी का मुजाहरा किया या बुर्दबारी का किया या दानिशमंदी का सबूत दिया, इसका ये मतलब नहीं है कि इन केसेस में एविडेंस मौजूद नहीं था। और जिस तरह ये केसेस टाइम बार्ड नहीं है, इस पर पूरी लीगल तैयारी है। कैबिनेट के सामने एक एक चीज को बड़े क्रेडिबल तरीके से रखा जाएगा, एक एक चीज को जांचा जाएगा, लीगल एनालिसिस किया जाएगा, लॉ मिनिस्टर की उस पर राय आएगी और उसके बाद जो है वो कैबिनेट इन चीजों को फाइनल करके आगे भेजेगी। तो ये मरहला अभी आना है और उसमें हमारी अगर ये मरहला भी आना है, अगर ये मरहला भी आना है, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, जुम्मे को फैसला है, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, आपने कहा लीगली चीजों को देखा जाएगा, फिर रखा जाएगा, कानूनी टीम देखेगी। ये बड़ा कंसर्निंग बात है। इसका मतलब है ना कि आपने किसी के दबाव में या डिक्टेशन में आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस आज करनी पड़ी, आप लोगों ने अपना होमवर्क भी नहीं किया हुआ अभी। नहीं, कतई होमवर्क मौजूद था, ये कहना ठीक नहीं होगा। और ये तैयारी करके, होमवर्क करके, इस पे हमारी मुतअद्दिद लीगल मीटिंग्स हुई और उसके बाद हमने ये ऐलान आज किया और ये फैसला फेडरल गवर्नमेंट कर चुकी है। अब ऑब्वियसली काबीना का एक प्रोसेस है, फेडरल गवर्नमेंट मीन्स द कैबिनेट, और कैबिनेट में थ्रेड बेस्ड एनालिसिस हमेशा होता है, हर फैसले का होता है। फैसला हो चुका है इन प्रिंसिपल, अब काबीना में जाएगा और काबीना से आगे जाना है, क्योंकि इसका एक प्रोसीजर है। आइन का आर्टिकल 17(2) भी ये कहता है और इसकी आइन के अंदर गुंजाइश भी मौजूद है। तो मैं समझता हूँ कि लीगल तैयारी मुकम्मल है, तमाम शवाहिद सबूत हमारे पास ऑन फाइल मौजूद हैं और इसमें किसी किस्म का ना अबहाम है ना कंफ्यूजन है। अच्छा, और फिर 9 मई का केसेस के हवाले से भी आप ये बात कर रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट किस बुनियाद पर 9 मई को बुनियाद बनाकर तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगा देगी, जब लोअर कोर्ट में कुछ साबित नहीं हुआ है? मसला यह है कि आज ही शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म आयद की गई है, अक्सरियत केसेस में आज तक चार्जशीट नहीं हुई है। आज ही सरगोदा की दहशतगर्दी की अदालत ने उमर अयूब और अहमद खान के खिलाफ 9 मई के 2 मुकदमात में बरियत का फैसला जारी किया। आज ही लाहौर की दहशतगर्दी की अदालत ने यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा और एजाज चौधरी के एक मुकदमे में जमानत मंजूर की। अब कैसे मुतमईन करेंगे? वीक प्रोसिक्यूशन, चार्जशीट मुतअद्दिद मुकदमात में नहीं हुई, लोगों को एक 1.5 साल गिरफ्तार रखा हुआ है, कुछ नहीं हुआ, तो कैसे सुप्रीम कोर्ट को कन्विंस कर लेंगे जब लोअर कोर्ट से कोई फैसला नहीं है? एक शाहजेब साहब, कुछ वजह है कि हमारी जुडिशरी लोएस्ट रैंकिंग है दुनिया के अंदर, और कुछ वजह है कि इन केसेस का पिछले 1.5-2 साल में फैसला नहीं हो सका। उधर लंदन राइट्स होते हैं, 2 हफ्ते के अंदर सजाएं सुनाई जाती हैं। कैपिटल हिल पे अटैक हुआ, स्पीकर की कुर्सी पे पैर रखने वाले को 14 साल सजा दी गई। यहाँ पे कन्फेशनल स्टेटमेंट्स हैं। यास्मीन राशिद कह रही हैं हम कोर कमांडर हाउस जा रहे हैं। लोगों के वीडियो बयान आते हैं कि पहुंचो, एक खातून जो है वो गलीज जबान इस्तेमाल करके गालियां देती भी कह रही है कि हम तुम्हें देख लेंगे, पहुंचो हम इनकी ऐसी की तैसी फेरेंगे। जिनकी कन्फेशनल स्टेटमेंट्स मौजूद हों, जिनको देखा जा सकता हो तशद्दुद करते हुए, तोड़फोड़ करते हुए, जलाओ घेराव करते हुए। अब ये तो वीक प्रोसिक्यूशन मैं नहीं कहूंगा, प्रोसिक्यूशन ने तमाम एविडेंस प्रेजेंट किया,
डिफेंस काउंसिल्स ने तारीखें ली, डिफेंस काउंसिल्स ने डिलेइंग टैक्टिक्स डिप्लॉय किए, और ये फैसला बहुत पहले आ जाना चाहिए था। हम तो इंतजार करते रहे हैं कि जो जिन कोर्ट्स के पास ये मामलात है वो जल्दी इसका फैसला करें। और इनको डिफेंस ने ये किया या असल में मुतादिद दूसरे केसेस की तरह, जिस तरह साइफर केस में वजन था, तोशाखाना केस में वजन था, इद्दत केस में ज़ाहिर बिल्कुल वजन नहीं था, मगर रियासत ने क्योंकि फैसला किया हुआ था कि इलेक्शन को मैनेज करने के लिए सियासी ऑब्जेक्टिव्स के लिए इस्तेमाल करना है, वही 9 मई के साथ हुआ कि 9 मई के मुकदमात में बहुत वजन था, मगर उसे सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करने के लिए ये सारे अब आप डिफेंस पे डाल रहे हैं। प्रोसिक्यूशन के बहुत सारे फेलियर्स हैं इसमें। अब डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा 14 महीने से कैद हैं, सरम जावेद साहिबा 14 महीने से कैद हैं, रिहा होती हैं, गिरफ्तार कर ली जाती हैं, इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने हुक्म दे के रिहा किया और कहा बयान नहीं देंगी। तो ये तो और क्या करती जुडिशरी, आप एक केस में रिहा होते हैं, दूसरे में गिरफ्तार कर लेते हैं। रियासत के ऑब्जेक्टिव्स ही कुछ और थे, साबित करना ऑब्जेक्टिव ही नहीं था। अब आप सुप्रीम कोर्ट से कह रहे हैं कि इस बुनियाद पर इस जमात पे पाबंदी लगा दें। देखिए, मैं ये समझता हूं कि जिनके कन्फेशंस मौजूद हैं, जिनके खिलाफ इररिफ्यूटेबल एविडेंस मौजूद है, उन लोगों के खिलाफ जो है प्रोसिक्यूशन ने बड़ा तनदही के साथ और बड़ी हरक्रेजी के साथ केसेस तैयार किए और ये एविडेंसेस प्रेजेंट की। और मुझे पता है, एज अ फैक्ट पता है, पंजाब के प्रोसिक्यूटर जनरल फराज शाह साहब ने जो केसेस तैयार किए वो एक एक्सपर्ट हैं, और एक तासुर कायम किया गया कि जी ये प्रोसिक्यूशन ठीक नहीं है। मैं तो प्रोसिक्यूशन की कार्रवाई से मुकम्मल मुतमईन हूँ और मैं ये समझता हूँ कि प्रोसिक्यूशन ने ठीक केसेस तैयार किए थे, मगर डिफेंस काउंसिल की तरफ से जो डिलेइंग टैक्टिक्स थे उस पर आज तक फैसला ही नहीं हो सका। तो ये फैसले तो बहुत पहले हो जाने चाहिए थे। एविडेंस की रिकॉर्डिंग को डिले किया गया, एविडेंस की प्रेजेंटेशन को डिले किया गया, एग्जिबिट करने से जो है वो कई माह लगा दिए गए। तो ये जो जजेस के ऊपर होता है कि वो कितनी जल्दी किस केस को कंडक्ट करते हैं, मैं इसमें प्रोसिक्यूशन का कसूरवार नहीं समझता। और 9 मई के हवाले से वीडियो एविडेंस मौजूद है, लोगों की बाकायदा कन्फेशंस मौजूद हैं, तो इसमें डिले किस बात का है? इसका बहुत पहले फैसला आ जाना चाहिए था। इसके भी जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो इंशाल्लाह ताला प्रेजेंट करेंगे और हम समझते हैं हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग केस है। और खुर्शीद शाह साहब ने, ज़ाहिर आप जब जाएंगे आपके अपने इत्तेहादियों को कॉन्फिडेंस में लिया, खुर्शीद शाह साहब कह रहे हैं पीपल्स पार्टी को एतमाद में नहीं लिया गया इस हवाले से। देखिए, जो वजीर इत्तलात सिंध की स्टेटमेंट आई है और उन्होंने कहा है कि ये सारा किया धरा इमरान नियाजी का, एंड ही हैज ब्रॉट दिस अपॉन हिमसेल्फ, तो एक ऑफिशियल स्टेटमेंट उनकी आ गई है, उन्होंने ट्वीट किया है और उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी गालिबन आनी है। तो मैं ये समझता हूँ कि इसमें बड़ा क्लैरिटी के साथ उनके जो स्पोक्स पर्सन है उनका व्यू आ चुका है। MQM की अभी ट्वीट थोड़ी देर पहले आई है, मैं दोनों आपको भेज देता हूँ, आप जरूर ऑन एयर भी चला दीजिएगा। तो इत्तेहादी तो बिल्कुल ऑन बोर्ड है, उनकी स्टेटमेंट्स भी वो मैंने स्टेटमेंट देख लिया, मगर कोऑर्डिनेशन है मुकम्मल। आपको पता है कि उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस आनी है और पीपल्स पार्टी से बात करके आपने ये सब किया है, यानी या फिर जिन्होंने आपको कहा करने को उन्होंने पीपल्स पार्टी से भी बात कर ली थी? जब शर्जील साहब की ट्वीट आई है तो उसके बाद बिल्कुल हमारी उनसे बात हुई, उन्होंने कहा कि हम इस पे प्रेशर भी करेंगे, तो उनकी प्रेशर बिल्कुल होनी है। तो मैं ये समझता हूँ कि रिव्यू के हवाले से भी इत्तेहादी जमातें तमाम ऑन बोर्ड थी, तभी रिव्यू दायर किया गया है, वरना रिव्यू दायर नहीं किया जा सकता था। तो इत्तेहादी जमातों को कोई किसी चीज पे इतराज नहीं है, दे आर ऑन बोर्ड। और क्योंकि पीपल्स पार्टी इत्तेहाद का हिस्सा है, हुकूमत का हिस्सा नहीं है। आज तहरीक इंसाफ ने कहा कि हम अदम एतमाद की तरफ भी जा सकते हैं अब जब हमारी सीटें बढ़ गई हैं, मगर वो अदम एतमाद कर नहीं सकते जब तक कि पीपल्स पार्टी को अपने साथ नहीं मिलाते। तो पीपल्स पार्टी आपके साथ मजबूती से खड़ी रहेगी? मुझे इसमें कोई शक नहीं है, पीपल्स पार्टी मजबूती से खड़ी है और इंशाल्लाह ताला खड़ी रहेगी, और हमारे दरमियान मुकम्मल हमांगी है। मैं नहीं देखता कि किसी किस्म का कोई अभाम या कोई इख्तलाफ राय होगा। पीपल्स पार्टी बिल्कुल हमारे साथ खड़ी है और खड़ी रहेगी, इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। साहब, और साथ में एक और केस जिसको आप लेकर जा रहे हैं, उसका फैसला अप्रैल 2022 में आया, तफसीली फैसला जुलाई 2022 में आया। और जब तफसीली फैसला आया, क्योंकि अदालत ने कहा था कि डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने, वज़ीर आज़म ने, सदर मुमलिकत ने, इमरान खान और आरिफ अलवी ने जो है वो आइन की खिलाफ वर्जी की। जब एक तो उन्होंने जो रेजोल्यूशन थी नो कॉन्फिडेंस की वो नहीं होने दी, उसके दौरान वो आइनी तौर पर पाबंद थे वो कराने के, वो डिप्टी स्पीकर ने नहीं कराया, वज़ीर आज़म उसके दौरान असेंबली नहीं तहलील कर सकते थे, वो हो गई, सदर ने। मगर आप लोग 2 साल कुछ नहीं किया आपने। 2 साल पहले आप लोगों ने ऐलान किया था हम जा रहे हैं आर्टिकल 6, कुछ नहीं किया। उस वक्त भी सवाल उठा था कि आर्टिकल 6 लगता है नहीं लगता, मगर आप इसका भी ख्याल आपको 2 साल बाद आ रहा है और सुप्रीम कोर्ट आपको लगता है ये भी बात सुनेगी और आर्टिकल 6 लगा देगी इन तीनों पर। उस पे लॉ मिनिस्टर ने मुकम्मल तैयारी कर रखी थी, मामला एक दफा काबीना में डिस्कस भी हुआ था, मगर उस पर हतमी फैसला नहीं हो सका था। जिस तरह मैंने कहा कि हम तो चाहते थे कि अफाम तफहीम से इनके साथ चलें, मगर ये एक डिस्टेबलाइजिंग फैक्टर है और पाकिस्तान और तहरीक इंसाफ इकट्ठी नहीं चल सकती। हुकूमत ने यह फैसला कर लिया है
कि दोनों में से एक चल सकता है और इन्होंने पाकिस्तान को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। और हम ये समझते हैं कि ये भी क्योंकि टाइम बार इशू नहीं था और इसमें हमारे पास गुंजाइश थी, तो ये केस अब मूव किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट का एक स्क्रिप्चर भी मौजूद है और सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर की मौजूदगी में हमारे केस को मजीद तकवीयत मिलती है, तो ये रेफरेंस भी इंशाल्लाह ताला सुप्रीम कोर्ट में दायर किया जाएगा और सक्सेसफुली किया जाएगा। काफी स्ट्रांग है मेरिट के ऊपर और हम समझते हैं कि ये केस हमारा मजबूत है। वैसे मगर हुकूमत चाहती है इस्तेहकाम हो, हर हुकूमत की ये ख्वाहिश होती है। आपने अभी स्टाफ लेवल एग्रीमेंट किया है, ज़ाहिर बड़े सख्त फैसले हैं जिस पर हुकूमत पर तनकीद हो रही है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की सब बात कर रहे हैं, IMF भी कर रहा है, दुनिया कर रही है, पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी कर रही है। सुप्रीम कोर्ट एक फैसला देती है, तहरीक इंसाफ को उसकी सीटें वापस मिलती हैं। हुकूमत की बजाय ये अप्रोच हो कि जी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आए, तहरीक इंसाफ पार्लियामेंट में वापस आए, उनसे मुज़ाकरात करके बात आगे बढ़ाई जाए। वो नहीं भी करते तो भी बात कम से कम आगे चले और हुकूमत अपना वक्त पूरा करे। आप जब ये फैसला करते हैं तो आप तो सियासी अदम इस्तेहकाम को दावत देते हैं ना, कि जब आप उन पर पाबंदी लगाने की बात कर रहे हैं। PTI इज अ डीस्टेबलाइजिंग फैक्टर। जितना अदम इस्तेहकाम मुल्क में है उसकी जिम्मेदार तहरीक इंसाफ है। और जिस दिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, पहले दिन स्टॉक मार्केट में मंदी देखी गई, स्टॉक एक्सचेंज गिरी जो कि मुसलसल राइज पे थी और नए रिकॉर्ड्स कायम हो रहे थे। इमरान खान साहब और उनकी पार्टी इस मुल्क में बिल्कुल डीस्टेबलाइजिंग फैक्टर हैं और हम ये समझते हैं कि उनके होते हुए ना मईशत तरक्की कर सकती है ना मुल्क तरक्की कर सकता है। ये बड़ा कंसिडर्ड ओपिनियन है और ये तमाम उनके दौर में होता रहा कि इकॉनमी जो है तनज़्ज़ुली का शिकार हुई, उन्होंने बिल्कुल तबाही कर दी पूरे इकोनॉमिक स्ट्रक्चर की। और अब जब चीज़ें बेहतर हो रही हैं, जिस दिन ये फैसला आया तो उसके आपके सामने स्टॉक एक्सचेंज बहुत सारे पॉइंट्स गिरी है। तो हमारा तो ये यकीन है कि ये स्टेबिलिटी 80,000 के लेवल पर जाके 1200-1300 पॉइंट्स के एडजस्टमेंट को आप इतना बड़ा बना के पेश कर रहे हैं। मगर अब मसला ये है कि हालात ऐसे हो गए कि आपके अपने रहनुमा सवाल उठाने लगे। साद रफीक साहब ने सनम जावेद के मामले पर कहा कि मासूम बच्चे माँ का इंतजार करते थक गए होंगे, उनका तो कोई कसूर नहीं, सिला रहमी करें, अब उसे घर जाने दें। अब आपके अंदर से आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं, ये कंटिन्यू कर सकता है और आप कोई अच्छे अपनी लेगेसी छोड़ रही है नून लीग जिसका वो दिफा कर पाएगी मुस्तकबिल में? देखिए, मैं ये समझता हूं कि अगर आप वो वीडियोस उस खातून की निकाल के देखें, मैं आपको एक चैलेंज से कहता हूं, आप ऑन एयर नहीं कर सकेंगे। बच्चे और औरतें वो शो देख रही होती हैं आपका। वैसा इस बात को नहीं सकते। ये बात दुरुस्त है कि उसमें ज़ाहिर गाली और वो सब चीज़ें, मगर इसका ये मकसद थोड़ी है कि आप 14-15 महीने किसी को बगैर साबित हुए कैद में रखेंगे। एक मुकदमे में जज साहब जमानत देंगे, दूसरे में गिरफ्तार कर लेंगे। कि लाहौर कनाल की वीडियो है और वो कह रही हैं कि हम पहले लिबर्टी चौक जाएंगे जहां आग लगाई गई और अगले लाहेमल का वहां ऐलान करेंगे। उन्होंने लीड किया ना, तो ठीक है। अगर सबूत नहीं है तो ये सारी वीडियो जिसमें गंदी गालियां दी जा रही हैं, गलीज जबान इस्तेमाल की जा रही है और कहा जा रहा है कि हम लिबर्टी जाएंगे जहां आग लगाई गई और उसके बाद अगली मंजिल पे जाएंगे, तो क्या वो साजिश का हिस्सा नहीं थी? तो तार साहब इसको प्रूव करना चाहिए था। 14-15 महीने हो गए, आपकी अपनी पार्टी से आवाज उठ रही है। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 3 दिन के लिए उनको एविडेंस को एक्सेप्ट करते। ये अगर इसको इग्नोर करेंगे इतनी रिफ्यूटेबल एविडेंस को, तो फिर मर्जी उनकी, क्या कह सकते हैं इस पे। बहुत शुक्रिया। तार साहब हमारे साथ मौजूद थे। तहरीक इंसाफ का भी मौक़िफ़ मालूम करेंगे लेकिन इस ब्रेक के बाद। में दोबारा खुश आमदीद नाज़रीन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सीनियर वकील लतीफ़ खोसा साहब हमारे साथ। खोसा साहब बहुत शुक्रिया मैं शो में ज्वाइन करने के लिए। ज़ाहिर कानूनी मामला आप जानते हैं, हुकूमत कन्विंस्ड है कि ये सारे मामला जिनका आज उन्होंने जिक्र किया वो लेके जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में और तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने में कामयाब हो जाएंगे। आप कितने कन्विंस्ड हैं कि ऐसा नहीं होगा? इसी तरह हूँ जिस तरह आज आपके सामने मैं बैठा हुआ हूँ। मैं इतना ही कन्विंस्ड हूँ कि ये इन्होंने एक सियासी खुदकुशी की है, अपने पाँव पर इन्होंने एक कुल्हाड़ी नहीं कुल्हाड़ा मारा है और मेरे ख्याल में ये भाग जाना चाहते हैं। दे वांट टू रन अवे फ्रॉम दिस कंट्री। ये अपनी जो है, जो इन्होंने 2-4 महीने शायद गुजार लेते औखे सौखे होकर, ये अब इनकी नीयत ये है कि जल्दी इनका धड़म पटाखा हो और ये भागे लंदन अपना जो है और या दुबई अपना जो है एसेट्स और पाकिस्तान धरती माँ को बाकी जो निचोड़ कर गिद्धों की तरह ये भाग जाए। यही एक रह गया है, क्योंकि बाकी तो मुझे कोई चीज़ नज़र नहीं आती है। इनकी चारों ऐलानात जो किए हैं, देखें ओवरसीज़ 1 करोड़ पाकिस्तानी है जो आपके फॉरेन रेमिटेंसेस भेजते हैं जिससे आपकी मईशत को जो है सहारा मिलता है। उनको भी इन्होंने कहा है कि इनके खिलाफ न सिर्फ इनके हम पासपोर्ट ब्लॉक करेंगे जो लोग तकरीबकारी में इन्वॉल्व हैं, बल्कि इनको कैफर किरदार, इनको इबरतनाक सजाएं दिलाएंगे। तो 1 करोड़ पाकिस्तानी तो ये आपके साथ माशाल्लाह गया। दूसरा इन्होंने कहा जी कि हम रिव्यू करने जा रहे हैं। भाई नजरसानी करो, आपने इतना जोर लगाया और उसके बावजूद 13 में से 11 जजेस ने
सुप्रीम कोर्ट के 11 जजेस ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात थी, है और रहेगी। और इलेक्शन कमीशन ने जो मुझ समेत जो इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को आज़ाद करके हवा में बखेरा, ये न सिर्फ हमारे उस फैसले की जो सिंबल के बारे में चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब की बेंच ने किया था, बल उसकी भी तशरीह को इन्होंने गलत उनकी उसका इहाता किया, बल्कि इन्होंने आइन की भी तज़हीक की। आप अंदाज़ा करें इतना बड़ा स्ट्रक्चर उन्होंने पास किया। और एक दूसरा चले अब जाएं, 11 जजेस ने तो कह दिया रिव्यू उन्हीं के पास लगेगी, और रिव्यू का स्कोप खानदार साहब आपसे बेहतर कौन जानता है कि एरर फ्लोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ द रिकॉर्ड, जो कॉन्शियस फैसला हो उसको आप जो है री हियरिंग में नहीं ले जा सकते। तीसरा इन्होंने कहा जी हाई ट्रीजन का केस जो है बनाएंगे मोहतरम इमरान खान साहब पर, सदर आरिफ अलवी साहब पर और सूरी साहब पर। ओ भाई, वो तो आपके साइफर के केस को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उड़ा के परे फेंका है। और ये तो मुमासलत उस भुट्टो साहब की मुझे समझ नहीं आती है। जो भी आपका पाकिस्तान का कोई खिदमत करना चाहता है वजीर आज़म, उसका आप ये अशर करते हैं। तो कौन साहब इस सब में काउंटर क्या है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का? ज़ाहिर है वाज़ेह नज़र आ रहा है। उम्मीद ये की जा रही थी कि अगर तहरीक इंसाफ को सुप्रीम कोर्ट ने एक पॉलिटिकल रियलिटी एक्सेप्ट करते हुए सीटें देने की बात की है, तो यहाँ से बात आगे बढ़ेगी, पार्लियामेंट में बहस होगी, कहीं ना कहीं मुज़ाकरात होंगे, कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्टिव होगा। बट आज हुकूमत ने जो मंडे को ही पहला कदम उठाया है वो कोई कंस्ट्रक्टिव साइड पर तो है नहीं, पार्टी पर पाबंदी। आपका क्या काउंटर होगा? आज असद कैसर साहब ने कहा कि जी हम नो कॉन्फिडेंस की तरफ जा सकते हैं। अब नो कॉन्फिडेंस आप पीपल्स पार्टी के बगैर कर नहीं सकते, पीपल्स पार्टी के साथ आप लोग बात नहीं करने को तैयार, तो कैसे आगे बढ़ेंगे? खुर्शीद साहब ने आज जरूर कहा है कि ये जो पार्टी पर पाबंदी लगाने वाली बात है पीपल्स पार्टी को एतमाद में नहीं लिया गया, बट हुकूमत का दावा है कि हमारे सारे इत्तेहादी ऑन बोर्ड है। नहीं, हुकूमत का दावा जो मर्जी हो, MQM ने भी यही कहा है और ANP ने तो मुखालफत की है, बड़ा वाज़े खुलकर मुखालफत की है। देखें, इस तरह से ना पार्टियां बैन हो सकती हैं ना हुकूमत के बस में है बैन करना। वो तो आर्टिकल 17(2) के तहत एक रेफरेंस भेज सकते हैं, और वो भी पाकिस्तान की सालमियत और पाकिस्तान की जो वहदानियत के ख़िलाफ़ जो जमात कर रही हो। भाई, मुझे भी आपने गद्दार बना दिया, मैं MNA हूँ PTI का, तो क्या मुझे और 126 तो है ना बग़ैर फॉर्म 47 के। अगर फॉर्म 47 हमारे आ जाते हैं तो हम 225 हैं फिर MNA। 3 करोड़ आप लोगों को भी आपने गद्दार कह दिया, और आपने सबसे बड़ी पाकिस्तान की जमात, सबसे बड़ी जमात है इस वक्त कौमी असम्बली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, आपने कह दिया कि हम सारे गद्दार हैं। यानी अंदाज़ा कीजिएगा इनकी जहनीत का। इनको तो ऐसी मार पड़ेगी ना अवाम की जानिब से। आप देखें जो इन्होंने हिटमैन्स बजट दिया है, कातिल बजट दिया है, लोग बिजली के बिलों से बिलक रहे हैं। देखें, हमारी स्ट्रेटजी बड़ी क्लियर है। पीपल्स पार्टी के साथ हम इस पहलू पर बिल्कुल बात करने को तैयार हैं कि जनाब किसी कीमत पर भी जो है फ़ौज को मुदाखलत नहीं करनी चाहिए इस्टेब्लिशमेंट को सियासी मामलात में। उस पर बिल्कुल बात हो सकती है हमारी। इसी तरह हम कि जी इलेक्टोरल रिफॉर्म्स कीजिएगा, बिल्कुल करने को तैयार है। हमने कहा है कि अलायंस नहीं बनाएंगे, अलायंस नहीं बनाएंगे। एक है हुकूमत बनाने का अलायंस, जिसका आप बार बार कह चुके हैं कि जी हुकूमत बनाने का अलायंस नहीं बनाएंगे। बिलावल भुट्टो ने और पीपल्स पार्टी ने कहा कि वो तो तैयार थी इस बात के लिए कि PTI क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी है नेशनल असेंबली में, तो वो हुकूमत बनाने के लिए जाए। आप कहते हैं आपने इनकार किया। मगर एक कहता है हुकूमत बनाने के लिए अलायंस, एक है हुकूमत गिराने के लिए अलायंस। जब नो कॉन्फिडेंस की कैसर साहब बात करते हैं वो हो नहीं सकता पीपल्स पार्टी के बगैर, तो क्या उसके लिए बात करेंगे पीपल्स पार्टी से? बिल्कुल हो सकता है। देखें, हमारा फॉर्म 47 की जितनी हमारे केसेस हैं वो मुस्लिम लीग नून के खिलाफ हैं या MQM के खिलाफ हैं। पीपल्स पार्टी के खिलाफ तो हमारा कोई फॉर्म 47 वाला सीन है ही नहीं। मुल्तान में है, बिल्कुल हमारा ये जो मुल्तान में और कराची की भी एक आध सीट पर है। कराची की होगी या गिलानी साहब क्या होगा, लेकिन वो कोई ऐसी बात नहीं है। ज़्यादातर हमारा जो है, देखें जिन लोगों को सिर्फ 17 सीटें 17 खानदादा साहब 17 सीटें मिली हैं उनको हुकूमत दे दी गई है फॉर्म 47 के ज़रिए। जो नवाज़शात और देन की गई है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ऊपर, वो तो मतलब है इट इज़ बियॉन्ड माइंड बॉगलिंग है वो।
तो हमारा ये बिल्कुल हो सकता है कि अगर इसको इनके खिलाफ अदम एतमाद करनी है, क्योंकि देखें बजट को भी वो ओन नहीं कर रही पीपल्स पार्टी, अगरचे बादल ना खास्ता उन्होंने वोट दिया है, मगर अगर आप बिलावल चेयरमैन साहब की तकरीर सुने असेंबली में, आप जिनकी भी तकरीर जिन्होंने की है उन्होंने लताड़ा है, उन्होंने कहा है कि ये आवाम पर जो आपने बोझ डाल दिया है उनके सांस लेना मुश्किल कर दिया है। सो इसलिए आवाम तो निकलेगी ही निकलेगी, बाकी जमातें भी सारी हमारे साथ हम नवा हैं, इस इशू पर बिल्कुल हो सकता है। और अगर वो यानी साहब आप कह रहे हैं कि सड़कों पर जो सड़कों वाला मामला है वो तहरीक इंसाफ काफ़ी टाइम से कह रही है, पार्टी के अंदर से भी अब आवाज़ें उठने लगी हैं सड़कों पर एहतजाज में, और रियासती क्रैकडाउन भी आपके ऊपर अपनी कामयाब हुआ। आप कह रहे हैं असेंबली के अंदर आपको गुंजाइश नजर आती है, आप पीपल्स पार्टी को अंदर से जानते हैं और बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह जानते हैं, आपको लगता है इस वक्त जो एस्टैब्लिशमेंट का मूड है उसके होते हुए वो आपके साथ जाकर ये हुकूमत गिरा देगी? देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि पीपल्स पार्टी खुदकुशी, सियासी खुदकुशी करने का सोच भी सकती है। और चेयरमैन बिलावल भुट्टो को तो मैं बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ, वो तो बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि वो अपने आप को डबोएं इस मुस्लिम लीग नून की इस साजिश में शरीक होकर एस्टैब्लिशमेंट का अपने आप को गुमाश्ता ज़ाहिर कर दें। वो मेरा नहीं ख्याल कि वो करेंगे। इसलिए अच्छा, बाकी रह गया ये कि अगर स्पेस बनती है उनके लिए, पीपल्स पार्टी के लिए, तो वो इसी तरह बनती है कि मुस्लिम लीग नून से वो जान छुड़वाएं और उनकी बी टीम बनने की बजाय वो उनके खिलाफ बिल्कुल सामने आ जाएं। फिर सियासी मैदान है, फिर घोड़ा भी है, फिर अपना सवार भी है, फिर मैदान भी खुला है, फिर जिसकी किस्मत आती है, जिसको अवाम पजीराई देती है। मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में अगर आप जमहूरियत को इस्तेकाम नहीं देते तो आप सियासी और मुआशी तौर पर जो है आप मुस्तहकम हो ही नहीं सकते हैं। तो पाकिस्तान की अगर कोई भी सियासी जमात खिदमत करना चाहती है तो सियासी इस्तेहकाम लाए और ये चीज़ बावर करवाए कि एस्टैब्लिशमेंट अपने रोल में अपना आइन की हदूद और क़यूद के अंदर रहे और सियासत से जो है वो। मगर खुदा साहब, आज का जो फैसला है, आज का जो फैसला है जिसकी हुकूमत ने ऐलान किया, अब आपको पता है कि वो फिर इदारों की तरफ से ही आपको भी पैगाम है और आला अदलिया को भी पैगाम है कि इस वक्त वो किस मूड में हैं और किस मोड में हैं, तो आपको लग रहा है वो पीछे हट जाएंगे और मजबूर हो जाएंगे? हम फौज को मजबूत देखना चाहते हैं, हम चाहते हैं मोहब्बत हो वालेहाना आवाम की भी, और ये हमारी शहादतें ना हो, दरअंदाजी ना हो। और उसका एक ही तरीका है, एक ही हल है कि ये जो है हर कोई अपना आइन के हदूद क़यूद के अंदर रहकर अपना जो है फ़राइज़ मनसूबी अदा करे। अगर हमने पाकिस्तान को खुशहाल देखना है, अगर हमने पाकिस्तान के अवाम की खिदमत करनी है, अगर हमने रियासत को फलता फूलता देखना है, क्योंकि रियासत अवाम हैं, अवाम अपने नुमाइंदों के ज़रिए हक़ हुक्मरानी रखते हैं। खुदारा अवाम को मत धुतकारिएगा, हम सब पाकिस्तानी हैं और कोई फतवा देने की ज़रूरत नहीं है गद्दारी का किसी को भी। ये फ़ॉरेन फंडिंग की बात करते हैं, ज़रा देखें कि किस तरीके से आपने जो है इस जमहूरियत को, जो वो एक बच्चे की मानंद है, वो कहता है अबू अबू ये जमहूरियत जड़ नहीं पकड़ रही। उसने कहा अबू बेटा आपको कैसे पता है? कहता है जनाब रोज़ मैं इसको जो है जड़ उखेड़ के देखता हूँ और फिर लगाता हूँ। वो भाई अगर रोज़ उखेड़ के जड़ को फिर लगाओगे तो फिर कैसे निज़ाम चलेगा, कैसे जमहूरियत बनेगी, कैसे रूल ऑफ लॉ होगा, कैसे आइन की बालादस्ती होगी? सो मेरा तो ख्याल है कि सभी को मिलकर इस चीज़ का जो है तदारक करना चाहिए। लेकिन अगर ये शौक़ पूरा करना चाहते हैं, आर्टिकल 17(2) के तहत जाना चाहते हैं, क्योंकि ये तो रेफरेंस ही भेज सकते हैं, तो भेज दें। अभी भी इन्होंने पूरा जोर लगाया इन 13 जजेस के साथ कोशिश करने के लिए। अटॉर्नी जनरल ने कौन सा तरले नहीं मारे और कौन सी इन्होंने काविशें नहीं की हैं, तो 11 जज तो इनके खिलाफ बांगे दोहल बोले। बहुत शुक्रिया खुदा साहब हमारे साथ मौजूद थे। आज के प्रोग्राम में इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।